प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज इस व्याख्यान में हम अपकिरण के माप के अंतर्गत माध्य विचलन के विभिन्न विधियों और सूत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने अपकिरण के माप के अंतर्गत अपकिरण क्या है, अपकिरण के माप कौन कौन से होते हैं और ये क्या काम आते हैं, इनका उपयोग क्या है, इसके बारे में अध्ययन किया था। आज हम अपकिरण के माप के अंतर्गत माध्य विचलन को ले रहे हैं, जो अपकिरण का एक महत्वपूर्ण माप है और सैद्धांतिक रूप से यह बहुत महत्वपूर्ण माप है, जो कि तीनों ही प्रथम श्रेणी के मापों के आधार पर ज्ञात किया जा सकता है। अर्थात माध्य विचलन केंद्रीय प्रवृत्ति के मुख्य तीनों मापों के आधार पर ज्ञात किया जा सकता है। माध्य विचलन, समांतर माध्य यानी x बार, मध्य का यानी m और बहुलक यानी z, तीनों से ही ज्ञात किया जा सकता है। इसलिए इसके संकेताक्षर को लिखने का तरीका भी अलग अलग होता है। यद्यपि माध्य विचलन का मुख्य जो संकेताक्षर है, सिंबल है, वो स्मॉल डेल्टा है, जो यहाँ पे हाईलाइट करके लिखा हुआ है। स्मॉल डेल्टा ग्रीक भाषा का लेटर है और कैपिटल डेल्टा, जैसा कि आप जानते हैं, वो ट्राइएंगल जैसा होता है, यानी त्रिभुज जैसा होता है। ग्रीक भाषा का कैपिटल डेल्टा ये ट्राइएंगल के रूप में होता है, जो कि चेंज या परिवर्तन के लिए उपयोग किया जाता है। और स्मॉल डेल्टा सांख्यिकी में माध्य विचलन के लिए उपयोग किया जाता है। जब माध्य विचलन समांतर माध्य के आधार पर ज्ञात किया जाता है, तो इसके साथ में सब्सक्रिप्शन में या छोटे रूप में x बार लिख दिया जाता है। अर्थात मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, ये जो मैंने पहला गोला किया है, यह आपको दिखा रहा है कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, अर्थात मीन के आधार पर मीन डेविएशन ज्ञात करना। मीन का मतलब यहाँ पे समांतर माध्य है, यानी x बार है, तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, इसको इस तरह से बोलेंगे। और इसी तरह से यदि मध्यका से ज्ञात करते हैं माध्य विचलन, तो मध्यका से ज्ञात करने पर जो सिंबल होगा वो होगा मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। तो स्मॉल डेल्टा के साथ में m लिख दिया जाता है, जैसा कि इसमें आपको दिखाई दे रहा है, जिसको मैंने गोला से दर्शाया है। और जब हम माध्य विचलन बहुलक के आधार पर ज्ञात करते हैं, अर्थात z के आधार पर ज्ञात करते हैं, z को मुख्य माप मानते हुए उससे विचलन लेकर हम ज्ञात करते हैं माध्य विचलन, तो उस माध्य विचलन का संकेताक्षर मीन डेविएशन फ्रॉम z होगा, अर्थात बहुलक के आधार पर माध्य विचलन। ये इसके संकेताक्षर है। एक बार फिर से बता देता हूँ। जब हम समांतर माध्य से ज्ञात करते हैं तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, अर्थात इस तरह का सिंबल होगा। और जब मध्यका से ज्ञात करेंगे तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, जो सिंबल आपको दिखाई दे रहा है। और इसी तरह से जब बहुलक से ज्ञात करेंगे तो मीन डेविएशन फ्रॉम z लिखा जाएगा। और उसके बाद हम आगे चलते हैं, और इसकी जो प्रोसेस है वो है, सबसे पहले माध्य का चुनाव किया जाता है। मीन्स किस सांख्यिकी माध्य का मतलब यहाँ पे सांख्यिकी माध्य, केंद्रीय प्रवृत्ति के तीन मुख्य माप जो हैं उनके आधार पर माध्य विचलन निकाला जाता है। तो कौन से सांख्यिकी माध्य से हम माध्य विचलन ज्ञात करना चाहते हैं? क्या हम समांतर माध्य से ज्ञात करना चाहते हैं, क्या मध्यका से ज्ञात करना चाहते हैं, या फिर हम बहुलक से ज्ञात करना चाहते हैं? इसके लिए जो प्रश्न की बात करें तो प्रश्न में दिया होता है कि आप समांतर माध्य की सहायता से या समांतर माध्य को आधार मानते हुए माध्य विचलन की गणना कीजिए, या मध्यका को आधार मानते हुए या माध्य विचलन की गणना कीजिए, या बहुलक को आधार मानते हुए बहुलक के आधार पर माध्य विचलन की गणना कीजिए। तो जिस माध्य के आधार पर पूछा गया है, उसी माध्य के आधार पर माध्य विचलन ज्ञात किया जाता है। माध्य का अर्थ यहाँ पे पुनः बता देता हूँ। समांतर माध्य, मध्यका और बहुलक तीनों ही हैं, अर्थात सांख्यिकी के माप
जो प्रथम श्रेणी के माप है, जो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है, उनको सांख्यिकी माध्य के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए सबसे पहले किस माप के आधार पर माध्य विचलन ज्ञात किया जाएगा उसका चुनाव करना, उसके बाद में उस माध्य से, उस सांख्यिकी माप से, इन तीनों में से कोई सा भी हो सकता है, उसके आधार पर श्रेणी का अंतर ज्ञात करना, विचलन ज्ञात करना। जैसे कि हमने समांतर माध्य ज्ञात किया था, उस समय लघु विधि के अंतर्गत जो एक कल्पित माध्य मानते हुए पूरी श्रेणी का उसके साथ अंतर ज्ञात किया था, ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी हम माध्य, जो हम जिस माध्य से हम ज्ञात करना चाहते हैं, उस माध्य को पहले ज्ञात किया जाएगा। पहले उस समंग श्रेणी का वह माध्य ज्ञात किया जाएगा, सांख्यिकी माध्य ज्ञात किया जाएगा, चाहे वो समांतर माध्य हो या फिर मध्य का हो या फिर बहुलक, पहले उसे ज्ञात किया जाएगा। उसके बाद पूरी समंग श्रेणी का इस सांख्यिकी माप के साथ में विचलन ज्ञात किया जाएगा। अर्थात x, यदि हम समांतर माध्य से ज्ञात कर रहे हैं तो x माइनस एक्स बार पूरी श्रेणी का ज्ञात किया जाएगा, और यदि हम मध्यका से ज्ञात कर रहे हैं तो x माइनस m, और यदि हम बहुलक से ज्ञात करना चाह रहे हैं तो x माइनस जेड होगा। इस तरह से हम सिंबल देते हुए और पूरी श्रेणी का माप ज्ञात करें, विचलन ज्ञात करेंगे। लेकिन इसके साथ में ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि केवल अंतर को ही लिखते हैं। मान लेते हैं कि x माइनस एक्स बार आप कर रहे हैं और x है 20 और x बार 25 है, तो 20 माइनस 25 यानी माइनस के 5 होते हैं, लेकिन यहाँ पे माइनस और प्लस को छोड़ दिया जाता है। अर्थात जब किसी भी गणितीय संख्या के साथ में कोई भी साइन, गणितीय चिन्ह, मैथमेटिकल साइन नहीं होता है, तो वो प्लस का ही माना जाता है, धनात्मक ही माना जाता है। अर्थात हम वो जो संख्या है उसको मॉड्यूलस में लिख दे देंगे। अर्थात मैंने कहा x 20 है और x बार यदि 25 है मान लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में 20 माइनस 25 माइनस के 5 आए, लेकिन हम केवल 5 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जो अंतर है उसी को लिखना चाह रहे हैं। इसलिए ये जो विचलन है उस विचलन को हम लिखते हैं d, यदि x बार से ज्ञात करते हैं तो dx बार इन मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का मतलब है दो रेखाएं, दो खड़ी पाई खींच लेते हैं दोनों तरफ, यानी एक डंडा इधर खींच लिया, एक इधर खींच लिया। इसका मतलब ये हुआ है कि जो विचलन हमने ज्ञात किया है उसका गणितीय चिन्ह हम नहीं ले रहे हैं, न प्लस लगा रहे हैं न माइनस लगा रहे हैं। माइनस है तो भी वो ऑटोमेटिक प्लस में हो जाएगा। अर्थात में सभी जो संख्याएं आएगी वो धनात्मक ही होगी। और इसी कारण से अर्थात ये जो विचलन ज्ञात किया जाता है, विचलन के बारे में मैंने लघु विधि से समांतर माध्य ज्ञात करते समय बताया था, फिर भी एक बार बता देता हूँ। जब हम विचलन ज्ञात करते हैं तो विचलन को लिखते हैं d, और किससे ज्ञात करते हैं उसके अकॉर्डिंग होगा। जैसे हम इसमें, जैसे हम ज्ञात करना चाहते हैं मध्य का, तो dm हो जाएगा, यानी विचलन ज्ञात कर रहे हैं हम मध्य का से। मध्य का जो माप आया है उसके आधार पर पूरी x श्रेणी का, या जो वर्गांतर है तो उसमें से मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे और उसे x मानेंगे, तो उस पूरी x श्रेणी का अंतर ज्ञात करेंगे मध्य का से या x बार से या फिर z से, जो भी हो। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे मध्य का से ज्ञात करना चाहते हैं, तो मध्य का से ज्ञात करने के लिए dm इन मॉड्यूलस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x माइनस m इन मॉड्यूलस। इस तरह से, यानी जैसा कि आपको इस स्लाइड में दिखाई दे रहा है, जब हम x बार से ज्ञात करेंगे तो इस तरह से लिखेंगे dx बार इन मॉड्यूलस। मध्य का से ज्ञात करेंगे तो इस तरह से लिखेंगे dm इन मॉड्यूलस, यानी कि dm लिख के दो खड़ी पाई एक इधर खींच लेंगे। इसका मतलब ये है, मॉड्यूलस का मतलब यहाँ पे ये है कि जो भी विचलन आएगा, चाहे माइनस का हो प्लस को, उसका गणितीय चिन्ह नहीं लगाया जाएगा। गणितीय चिन्ह को यहाँ पे छोड़ रहे हैं हम, बस इसीलिए अंतर केवल लिखते हैं। और d यदि बहुलक से निकाल लेते हैं तो dz इन मॉड्यूलस। बस ठीक इसी तरह से ज्ञात करने का तरीका मैंने पहले एक बार बताया था, फिर से बता देता हूँ। जैसे हम ज्ञात करना चाहते हैं विचलन x बार के आधार पर, तो dx बार इन मॉड्यूलस इज इक्वल टू x माइनस एक्स बार। और मध्य का से ज्ञात करेंगे तो dm इन मॉड्यूलस, अर्थात ज्ञात कैसे करेंगे, x माइनस m, और गणितीय चिन्ह छोड़ रहे हैं इसलिए इन मॉड्यूलस। और इसी तरह से जब बहुलक से ज्ञात कर रहे हैं तो dz इन मॉड्यूलस, अर्थात x माइनस जेड।
यानी जिस संख्य की माध्य से हम मध्य का ज्ञात करना चाहते हैं सबसे पहले वो ज्ञात करना, उसके बाद में x का उस संख्य की मध्य से, संख्य की माप से अंतर ज्ञात करते हुए एक श्रेणी लिख देना, जिसे हम dx बार या dm या फिर dz कहेंगे। और उसके बाद में उनको ज्ञात करने के सूत्रों के बारे में चलते हैं आगे। और इस माध्य विचलन को ज्ञात करने की दो विधियां हैं। माध्य विचलन को ज्ञात करने की दो विधियां हैं और तीनों मापों से ज्ञात किया जा सकता है। तो दो विधियां कौन कौन सी है उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, समांतर माध्य के अंतर्गत तो दो विधियां होती है। प्रत्यक्ष विधि, मुख्य रूप से दो विधियां होती है, प्रत्यक्ष विधि और लघु विधि। तो चूंकि यह माध्यों का ही माध्य है, क्योंकि ये समांतर माध्य जैसे ही ज्ञात किया जाता है, अंतर केवल इतना होता है कि पहले जिस सांख्यिक माध्य से ज्ञात करना चाहते हैं वो सांख्यिक माप ज्ञात करते हैं और उसके बाद में विचलन होता है। जो विचलन होता है उस विचलन को आधार मानते हुए उसका समांतर माध्य ज्ञात करना ही माध्य विचलन होता है। तो दो विधियां हैं इसकी, प्रत्यक्ष विधि और लघु विधि। प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत जो सूत्र है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। यदि समंग श्रेणी व्यक्तिगत रूप से वितरित है तो जब x बार से ज्ञात करना चाहेंगे तो मीन डेविएशन फ्रॉम x बार इज इक्वल टू, सूत्र हो जाएगा आपका, सूत्र होगा समेशन dx बार इन मॉडुलस अपॉन n, यानी समेशन dx बार इन मॉडुलस अपॉन n। यानी कि सबसे पहले x श्रेणी से उसका समांतर माध्य ज्ञात करना और समांतर माध्य से पूरी श्रेणी का अंतर ज्ञात करना और अंतर का जोड़ कर देना। जो अंतर का जोड़ है उसमें n का भाग देंगे तो जो संख्या आएगी वह माध्य विचलन होगा। इसी तरह से यदि हम मध्य का से ज्ञात करना चाहते हैं तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन इज इक्वल टू समेशन dm इन मॉडुलस अपॉन n। अर्थात सबसे पहले उस समंग श्रेणी का मध्य का ज्ञात कर दीजिए और उस मध्य का से x के जितने पद हैं उनके साथ अंतर ज्ञात कर दीजिए, अंतर का जोड़ कर दीजिए और जोड़ में n का भाग दे दीजिए। जो प्राप्त होगा वो माध्य विचलन होगा। ठीक इसी तरह से z से ज्ञात करने के लिए अर्थात बहुलक से ज्ञात करने के लिए मीन डेविएशन फ्रॉम मोड इज इक्वल टू समेशन dz इन मॉडुलस अपॉन n। अर्थात पहले बहुलक ज्ञात कीजिए और बहुलक से x के विभिन्न पदों का अंतर ज्ञात कीजिए और उस अंतर के लाइन को, कॉलम को जोड़ दीजिए और जोड़ में n का भाग दे दीजिए। जो उत्तर आएगा वही हमारा माध्य विचलन होगा। ठीक इसी तरह से खंडित श्रेणी में ज्ञात किया जाएगा। खंडित श्रेणी में और व्यक्तिगत श्रेणी में अंतर है। व्यक्तिगत श्रेणी में केवल x दिया होता है लेकिन यहाँ पे f भी होता है, इसलिए जो सूत्र है उसमें f जुड़ जाएगा और कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे सूत्र था व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत x बार से ज्ञात करने का समेशन dx बार इन मॉडुलस अपॉन n, तो इसमें हो जाएगा, इसमें एक f और जुड़ जाएगा यहाँ पे और ये लिख दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे f का भी महत्वपूर्ण है। तो समेशन f dx बार इन मॉडुलस अपॉन n। इसी तरह से जो मध्य का ज्ञात करने का जो तरीका होगा, प्रोसेस होगी, वो भी इसी तरह से सबसे पहले मध्य का ज्ञात कर लीजिए। उसके बाद में मध्य का ज्ञात कर लीजिए। उसके बाद में x का मध्य का से अंतर ज्ञात करने के बाद में जो dm आएगा उसको f के साथ में गुणा करके उसकी जोड़ करके उसमें n का भाग दे देना। ठीक इसी तरह से बहुलक से ज्ञात करेंगे तो भी वही बात है। सबसे पहले बहुलक ज्ञात कीजिए, बहुलक से x श्रेणी का अंतर ज्ञात कीजिए, उस अंतर को f से गुणा करके उसकी जोड़ कर दीजिए और उसमें n का भाग दे दीजिए। जो प्राप्त संख्या होगी वही हमारा माध्य विचलन होगा। ठीक इसी तरह से सतत श्रेणी का जो सूत्र होगा, सूत्र में कोई अंतर नहीं है। जो सूत्र हमारा खंडित श्रेणी में है वही सूत्र सतत श्रेणी में होगा, लेकिन एक प्रोसेस जो है वो बढ़ जाएगी और प्रोसेस होगी सबसे पहले, चूंकि खंडित श्रेणी में x और f दिया होता है लेकिन सतत श्रेणी में ci यानी वर्ग अंतराल के साथ में f दिया होता है, तो वर्ग अंतराल का मध्य मान यानी बीच के बिंदु को, जैसे 0 से 10, 10 से 20 है तो उसके
प्रत्येक के बीच के बिंदु को लिख दिया जाएगा। 0 से 10 के बीच का बिंदु 5 है, 10 से 20 के बीच में 15 है, इस तरह से लिख दिया जाएगा और उसको x मान लिया जाएगा। फिर हमारे पास में x और f दोनों हो जाएंगे। अब ये x और f खंडित श्रेणी में भी था, तो उसके बाद में वही प्रोसेस, वही सूत्र, वही तरीका है सतत श्रेणी के अंतर्गत भी माध्य विचलन ज्ञात करने का, जैसा कि खंडित श्रेणी में होता है। अब हम आगे चलते हैं और लघु रीति के सूत्र के बारे में डिस्कस करते हैं। लघु रीति का जो सूत्र है वो है, यदि हम x बार से ज्ञात करना चाहते हैं तो सबसे पहले x बार ज्ञात करना। जिस श्रेणी से हम व्यक्तिगत श्रेणी की बात करते हैं, व्यक्तिगत श्रेणी में सबसे पहले क्या करें हम, सबसे पहले x बार ज्ञात कर दीजिए। उसके बाद में x बार से बड़े मूल्य अलग लिखेंगे, उनकी जोड़ अलग कर देंगे, और x बार से छोटे मूल्यों की जोड़ अलग कर देंगे। और जो x बार से बड़े पदों की संख्या और x बार से छोटे पदों की संख्या को भी अलग नोट कर लेंगे और उसके बाद इस सूत्र में रख के हल कर लेंगे। x बार से बड़े मूल्यों का जोड़ माइनस x बार से छोटे मूल्यों का जोड़ माइनस x बार से छोटे पदों की बड़े पदों की संख्या माइनस x बार से छोटे पदों की संख्या, और इसके साथ में x बार का गुणा बटा n। इस तरह से हम लघु रीति के अंतर्गत व्यक्तिगत श्रेणी में माध्य विचलन की गणना करेंगे। ठीक इसी तरह से मध्यका से ज्ञात करने के लिए भी ठीक ऐसे ही लिख सकते हैं, लेकिन इसका एक छोटा सूत्र ये भी है, और सूत्र है मध्यका से बड़े मूल्यों का योग माइनस मध्यका से छोटे मूल्यों का योग बटा n। जो संख्या आएगी वही हमारा माध्य विचलन होगा। ठीक इसी तरह से जैसे ये है वैसे का वैसे ये सूत्र है, केवल यहाँ पे x बार लिखा हुआ है, यहाँ पे z लिखा हुआ है। अर्थात सबसे पहले उस श्रेणी का z ज्ञात कीजिए, बहुलक ज्ञात कीजिए, बहुलक से बड़े मूल्यों में से बहुलक से छोटे मूल्यों को घटाइए, और उसके बाद में बहुलक से बड़े पदों की संख्या में से बहुलक से छोटे पदों की संख्या को घटा दीजिए और उसमें z का गुणा कर लीजिए। उसके बाद में जो संख्या आती है और इनको गणितीय रूप से हल करने के बाद में इस पूरी लाइन को उसके बाद में n का भाग दे दीजिए। जो संख्या आएगी वही हमारी माध्य विचलन होगी। ठीक इसी तरह से जब हम खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी में ज्ञात करते हैं तो सतत श्रेणी और खंडित श्रेणी में सूत्र एक ही है, केवल प्रोसेस का अंतर है, और प्रोसेस होता है वही CI यानी क्लास इंटरवल दिया होता है और F दिया होता है सतत श्रेणी में, जबकि उसमें x और f दिया होता है। तो सबसे पहले क्लास इंटरवल से मध्यमान ज्ञात करेंगे, उसको हम x मानेंगे, फिर x और f वाली जो रीति है वो खंडित श्रेणी में भी है और सतत श्रेणी में भी वही है। तो सूत्र जो होंगे वो इस तरह से होंगे। सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, वही ज्ञात करेंगे जो कि व्यक्तिगत श्रेणी में ज्ञात करते हैं। अर्थात जिस संख्य की माध्य से हमको माध्य विचलन ज्ञात करना है, सबसे पहले वो ज्ञात करना। जैसे हम मान लेते हैं ज्ञात करना चाहते हैं माध्य विचलन समांतर माध्य से, तो सबसे पहले समांतर माध्य ज्ञात करना, फिर समांतर माध्य से बड़े मूल्यों का योग। अब बड़े मूल्यों का योग इसमें कैसे ज्ञात किया जाएगा, इसमें तरीका होगा f और x को गुणा करेंगे तो ये कुल मूल्य आएंगे, यानी कि जो f और x है इससे हमको पता चलेगा। जैसे 1 है 5 बार आया, इसका मतलब 1 × 5 5 हुआ। असली में वो जो 5 है वही हमारे कुल पद होंगे। इसलिए सबसे पहले f और x का गुणा कर लिया जाएगा, x बार ज्ञात करने के बाद f और x का गुणा कर लिया जाएगा, फिर बाद में x बार को ज्ञात करने के बाद में f और x में देखेंगे कि वह x बार से बड़े पद कितने हैं, उनसे बड़े पदों के f और x का गुणा करके उसकी जोड़ को देख लिया जाएगा। ठीक इसी तरह से x बार से छोटे fx के गुणाओं का जोड़, इसको आपस में घटा लिया जाएगा, और फिर जो x बार से बड़े फ्रीक्वेंसीज है वो उनकी जोड़ माइनस f बार से छोटे फ्रीक्वेंसीज की जोड़। उसके बाद इनमें x बार का गुणा कर लिया जाएगा और उसके बाद इनका गणितीय रूप में हल करने के बाद n का भाग दे दिया जाएगा, जो हमारे पास में
संख्या आएगी वही हमारा माध्य विचलन होगा। ठीक है, इसी तरह से यदि मध्यिका से ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले मध्यिका ज्ञात कीजिए। मध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले CF ज्ञात करते हैं। CF ज्ञात करने के बाद में यदि सतत श्रेणी है तो सूत्र लगाना पड़ेगा L1 प्लस, या फिर अवरोही क्रम है तो L2 माइनस वाला। उसके बाद में जो मध्यिका से बड़े fx है उनकी जोड़ माइनस मध्यिका से छोटे fx की जोड़, और उसके बाद फिर माइनस मध्यिका से बड़ी आवृत्तियों का जोड़, और उसमें से घटाना है मध्यिका से छोटी आवृत्तियों का जोड़, और फिर उसके साथ मध्यिका का गुणा कर लेना है। और ये जो संख्या आती है यहाँ पे जो संख्या आती है, इस संख्या को इसमें जो भी संख्या है इसमें से घटा देंगे, और जब जो संख्या आएगी उसमें n का भाग दे देंगे, और हमारे पास में जो संख्या प्राप्त होगी अंत में वही हमारा माध्य विचलन होगा। और बहुलक से ज्ञात करने के लिए भी यही तरीका अपनाया जाएगा। धन्यवाद। अगले व्याख्यान में हम कुछ उदाहरण लेके दोनों विधियों द्वारा उदाहरणों को हल करते हुए विस्तार से समझेंगे। धन्यवाद।